हेलो किड्स, माई सेल्फ पूनम कुमावत और इस क्लास में हम डिस्कशन करने वाले हैं आर्टिफिशियली वेजिटेटिव प्रोपगेशन यानी कि कृत्रिम कायिक प्रवर्धन कैसे होता है। इससे पहले की 2 क्लासेस थी, उनके अंदर हमने आवृत बीजी पादपों में जनन का परिचय देखा था कि किस तरीके से अलैंगिक और लैंगिक और उनके अंदर पीढ़ी एकांतरण कैसा पाया जाता है। उसके बाद जो सेकेंड लेक्चर था उसके अंदर हमने देखा कि प्राकृतिक रूप से कायिक प्रवर्धन कैसे होता है और आज का जो लेक्चर है वो है कृत्रिम कायिक प्रवर्धन पे। तो कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की बात करें तो कृत्रिम मतलब मानव निर्मित। तो कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की जितनी भी विधियां हैं वो सभी की सभी मानव निर्मित होती हैं। ठीक है, तो ये सारी की सारी विधियां जो कैसी हैं, मानव निर्मित है। ये जो विधियां हैं मानव निर्मित होती हैं। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़। ठीक है, ये मानव निर्मित होती हैं और मानव निर्मित यानी कि आर्टिफिशियली। और इन विधियों का उपयोग हम कहाँ करते हैं, तो इन विधियों का जो उपयोग है वो वाणिज्य इकोनॉमिक प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए किया जाता है, उत्पादन के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये जो ये जो कृत्रिम विधियां हैं वो कितने प्रकार की होती हैं और इनको हम सभी विधियों को हम एक एक करके डायग्राम के साथ बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे, क्योंकि बड़ी कन्फ्यूज़न रहती है बच्चों को इनके अंदर कि ये विधियां किस तरीके से होती हैं। इनको हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे तो ये चीज़ें बहुत ही अच्छे से क्लियर होगी, क्योंकि जो प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन था उसके अंदर हमने रूपांतरित तने, रूपांतरित जड़ें या फिर पत्तियों के द्वारा या जननांगों के द्वारा हम लोगों ने नई कलिकाओं का निर्माण देखा और वो नए पादपों का निर्माण करती है। लेकिन यहाँ पे कृत्रिम के अंदर सारा कार्य मानव निर्मित होता है। तो पहले हम देखते हैं कि जो ये कृत्रिम कायिक प्रवर्धन है, इनकी जो ये विधियां हैं, कृत्रिम विधियां, ये कितने प्रकार की होती हैं। तो बेसिकली हम 3 प्रकार की कृत्रिम विधियां पढ़ेंगे और इन्हें समझेंगे भी डायग्राम के साथ। जो पहली विधि होती है यहाँ पे हमारे पास, यानी कि ये हमारे पास 3 प्रकार की हैं, तो हम तीनों के अलग अलग प्रकार देखते हैं कौन कौन से आएंगे हमारे सामने। 3 प्रकार से है। पहला जो प्रकार है वो है कृतन। कृतन मतलब कटिंग। ठीक है, दूसरा जो प्रकार है वो है दाब लगाना, यानी कि लेयरिंग। और थर्ड जो विधि है वो होती है रोपण। रोपण मतलब ग्राफ्टिंग। ठीक है, तो ये भी आगे अलग अलग प्रकार में बटी हुई है। जैसे कि कृतन यानी कि कटिंग जो है वो 2 प्रकार से की जा सकती है। पहली जो कटिंग हम देखते हैं स्टेम कटिंग, यानी कि स्तंभ की कटिंग की जा सकती है। तने का कोई भाग काट के अलग कर दिया जाए और उसे अगर नया पादप विकसित हो जाता है तो वो हमारे लिए क्या रहेगा, स्टेम कटिंग। और दूसरी कौन सी होती है हमारे पास, रूट कटिंग, यानी कि मूल या जड़ में जो कटिंग हमें देखने को मिलती है वो हमें क्या कहलाती है, यानी कि स्तंभ कर्तन और मूल कर्तन। ये बेसिकली 2 प्रकार है। लेयरिंग की बात करें तो लेयरिंग 2 प्रकार की हमें देखने को मिलेगी। एक तो टीला दाब, ठीक है, और जो टीला दाब है उसको हम किस नाम से जानते हैं, माउंट लेयरिंग। ठीक है, और दूसरा हम यहाँ पे पढ़ेंगे वो है वायु दाब। वायु दाब को गुटी लगाना भी बोलते हैं या फिर आप इसको गुटी भी बोल सकते हैं। ठीक है, यानी कि एयर लेयरिंग। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास 2 तरह के लेयरिंग है। और उसके बाद हम आते हैं रोपण पे। तो रोपण जो है बेसिकली 3 तरीके से हम रोपण देखेंगे। पहला जो है वो है टंग ग्राफ्टिंग, जिसको हम जिह्वा रोपण बोलते हैं।
जीवारोपण यानी कि टंग ग्राफ्टिंग। दूसरा प्रकार हम यहाँ देखेंगे वो है वेज ग्राफ्टिंग, जिसको हम फच्चर रोपण बोलते हैं। तो ये क्या कहलाती है? वेज। थर्ड जो हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं वो है क्राउन ग्राफ्टिंग यानी कि किरीट रोपण, जिसको हम क्राउन ग्राफ्टिंग भी बोलते हैं। और लास्ट हमारे पास जो प्रकार है वो है बड यानी कि कलिका रोपण, यानी कि बड ग्राफ्टिंग। ठीक है, तो इस तरीके से जो ये तीन कृत्रिम विधियां हैं, कृत्रिम दाब लगाना और रोपण, इनके भी आगे अलग अलग प्रकार हैं। और ये सारे के सारे प्रकार, 2 प्रकार जो है कृत्रिम में देखेंगे, 2 दाब लगाने में देखेंगे और 4 जो है रोपण में देखेंगे। तो एक एक करके इन सारी विधियों को समझते हैं डायग्राम के साथ। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे कृत्रिम यानी कि कटिंग। तो सबसे पहला जो हमारे पास आएगा वो है कृत्रिम कटिंग। ठीक है, ये बहुत ही आसान मेथड होता है। इसको हम लगभग हमारे आसपास के वातावरण में बहुत सारे लोगों को करते हुए भी देखते हैं। देखो, इसके अंदर क्या होता है कि इस विधि के दौरान जो पादप स्तंभ होता है उसके छोटे से टुकड़े को काट कर जमीन में रोप दिया जाता है, और जो रोपा हुआ भाग है स्तंभ का उसके ऊपर नई कलिकाएं विकसित होने लग जाती है और वो नए तने का निर्माण कर देता है। अब बात आती है कि जो कृतन किया हुआ भाग है यानी कि कायिक प्रवर्धन के दौरान जो हमने छोटा सा टुकड़ा जो जमीन में डाला है, उसके ऊपर कई प्रकार के प्रभाव जो है वो उसको प्रभावित करते हैं कि उसकी लंबाई कितनी है और जो मात्र पादप है उसकी लंबाई कितनी है, रोपा गया है किस वातावरण में, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बहुत ही मायने रखती है। तो बेसिकली यहाँ पे मेन बात है कि जो कृतन है इस विधि के दौरान क्या जाता है, इसमें पौधे के स्तंभ भाग को क्या किया जाता है, छोटे टुकड़ों में काट कर जमीन में रोप दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद जो कृत्रिम द्वारा जो कायिक प्रवर्धन होता है वो कई कारकों पे निर्भर करता है। तो एक हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन गया कि जो कृत्रिम है, कटिंग है, वो कृत्रिम को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? कृत्रिम को प्रभावित करने वाले कारक, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो कौन कौन से कारक होंगे यहाँ पे? जो पहला कारक हमारे सामने आता है वो है प्रवर्ध, प्रोपेग्यूल की लंबाई, लेंथ ऑफ प्रोपेग्यूल। सेकेंड यहाँ पे जो रहेगा वो है कि जो पेरेंट प्लांट है उसकी एज क्या है, मात्र पादप की आयु क्या है। तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो रोपा गया टुकड़ा है यानी कि स्टेम का या फिर रूट का वो कट पार्ट जो कि हम सॉइल के अंदर एम्बेडेड कर रहे हैं, जमीन में गाड़ रहे हैं, उस रोपण का वातावरण कैसा है, वातावरण। इसके अलावा और भी ऐसे फैक्टर हो सकते हैं जो कि कृत्रिम कारक प्रभावित करने वाले रहते हैं। उदाहरण की बात करें तो कृत्रिम के अंदर जो उदाहरण हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं, गन्ना, शुगर कैन, अंगूर, ग्रेप्स, गुलाब, रोज। गुलाब के अंदर तो कलम काटना एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल रहता है, बोगनवेलिया। ठीक है, इत्यादि। ये सारे के सारे किस में आते हैं, कटिंग के बहुत ही अच्छे उदाहरण रहते हैं। अब हमें पता है कि कटिंग जो है वो 2 प्रकार से होती है। एक तो स्तंभ रहती है और एक रहती है मूल। तो यहाँ पे जो पहला पार्ट अभी जो हमने डिस्कशन किया है वो हमने कौन सा किया है, यहाँ पे स्टेम कटिंग को डिस्कशन किया है।
स्टेम कटिंग यानी कि स्तंभ। ठीक है, तो स्तंभ कटिंग को हम लोगों ने यानी कि स्तंभ कृतन को यहाँ पे समझा है। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि पादप का जो स्तंभ होता है उसका छोटा सा टुकड़ा लेते हैं, यानी कि जो स्टेम का पार्ट लिया और उसको जमीन में एम्बेडेड यानी कि रोप दिया, और वो किस पे डिपेंड करता है वो भी देखा। और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि जो स्तंभ कर्तन के एग्जाम्पल बताओ, तो शुगर केन, ग्रेप्स, रोज, बोगेनविलिया, इन सब में कौन सी कटिंग होती है? स्टेम कटिंग हमें देखने को मिलती है। तो स्टेम कटिंग का एक जस्ट उदाहरण देखते हैं, वो कुछ इस तरीके से होगा। तो आपको इस डायग्राम में स्टेम कटिंग बहुत अच्छे से क्लियर समझ में आ रही होगी कि ये है पेरेंट पादप यानी कि जनक या मातृ पादप, और ये उसका क्या है? तना यानी कि स्तंभ। और उसके स्तंभ की कोई भी एक शाखा को हमने कट कर दिया, और कट करके इस कटिंग को, इसके कृतन को हमने जो है सॉइल के अंदर एम्बेडेड कर दिया, रोप दिया। ठीक है, तो अब ये जो कटा हुआ भाग है ये अब किस में विकसित हो जाएगा? नए पादप में विकसित हो जाता है। तो मूल जो आधार है स्टेम कटिंग का वो कुछ इस तरीके से रहता है कि स्तंभ का कोई भाग काट कर अलग कर दिया जाए, और उसको अगर एक अनुकूलित वातावरण और सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए उसको लगाया जाए तो उससे नए पादप का निर्माण हो जाता है। यहाँ पे मैं एक और एग्जाम्पल ले रही हूँ रोज कटिंग की, जो कि गुलाब जो है, तो गुलाब को इस तरीके से, मान लो ये उसका स्टेम का पोर्शन है, स्तंभ का पार्ट है, उसको इस तरीके से काटा जा रहा है। काट कर ये अपर पोर्शन को हमने यहाँ पे सॉइल के अंदर लगाया। तो कुछ टाइम बाद आप देखते हो कि जो पोर्शन हमने लगाया है जो सॉइल के अंदर दबा हुआ है यानी कि मृदा के अंदर जो दबा हुआ है वहाँ पे इस तरीके से रूट का निर्माण होना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि जड़ें विकसित हो जाती है, और इस तरीके से एक नया पादप उस स्तंभ के कटे हुए टुकड़े से विकसित होने लग जाता है। तो ये था हमारा पहला पोर्शन स्टेम कटिंग। और अब हम इसका बी पॉइंट देखते हैं, वो है कौन सा? रूट कटिंग यानी कि मूल कृतन। रूट कटिंग यानी कि मूल कृतन। ठीक है, रूट कटिंग में आप सबको देखना होगा कि जैसे कि हमने स्टेम को कट किया था, तो इस विधि में हम यहाँ पे जो पादप लेंगे उनकी जड़ के टुकड़े को काट कर और ऊर्ध्व स्थिति में लगाया जाएगा, ताकि उसके जो टिप रीजन है, ऊपर का जो शीर्ष भाग है, वहाँ से अपस्थानिक कलिकाएं आसानी से प्रस्फुटित हो जाएं। ठीक है, तो मतलब रूट कटिंग के अंदर कायिक प्रवर्धन जो लिया जा रहा है या मूल के ही भाग को काटा जाता है। मूल कृतन के अंदर हम क्या किया जाता है? मूल के टुकड़ों या फिर कटिंग बोल सकते हो, रूट की कटिंग को कैसे लगाते हैं? ऊर्ध्व स्थिति में लगाया जाता है। ठीक है, तो ये आप देखोगे ऊर्ध्व स्थिति में इसलिए लगाया जाता है ताकि उसके टिप रीजन से यानी कि शीर्ष भाग से, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल जो पोजीशन में लगाते हैं, ताकि उसके जो शीर्ष भाग से अपस्थानिक कलिकाएं प्रस्फुटित हो जाती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से वो पादप जिनके अंदर हम रूट कटिंग करते हैं उनके उदाहरण कौन कौन से हैं, तो आप उनके उदाहरण में लेंगे तो जैसे कि नींबू, अमरूद, सेब, एप्पल, चेरी एक्सेट्रा, इन सब की हम क्या करते हैं? जो रूट कटिंग करते हैं और उनके रूट्स को हम लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन यानी कि ऊर्ध्व स्थिति में लगाते हैं, ताकि उनके टिप रीजन पे जो है एडवेंटियस जो बर्ड का फॉर्मेशन होने लग जाए। डायग्राम देखें तो कुछ इस तरीके से होगा डायग्राम, जिसके अंदर आपको क्लियरली देखने को मिल रहा है ये तो तना पार्ट है, ठीक है, और ये क्या है? मूल, ठीक है, रूट। ठीक है, तो रूट का हमने क्या किया है? बेसिक कटिंग की, इतना सा पोर्शन हमने कट किया है, और उसको कट करने के बाद में हम उसको
जो है हॉरिजॉन्टली, सॉरी जो लॉन्गिट्यूडनली नहीं है, हॉरिजॉन्टली ऊर्ध्व स्थिति के अंदर हम उसको लगा देते हैं, ताकि यहाँ पे जो नोड है वहाँ से एडवेंशियस बर्ड तो है, रूट्स तो है ही हैं, साथ में ऊपर क्या बनने लग जाए, नए कलिकाओं का निर्माण होने लग जाता है। तो इस तरीके से हम उदर स्थिति के अंदर रूट कटिंग को देखते हैं। तो ये था हमारा रूट कटिंग यानी कि मूल कृंतन। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो विधि आती है, सेकंड मेथड हमें देखने को मिलता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का, वो है दाब लगाना यानी कि लेयरिंग करना। ठीक है, तो लेयरिंग के अंदर आप देखते हो क्या होता है, इस मेथड के अंदर ये भी मानव निर्मित है यानी कि मानव द्वारा ही किया जाता है। और इस मेथड के अंदर क्या होता है कि इसमें जो मेन स्तंभ है यानी कि जो स्टेम होता है या उसकी कोई भी ब्रांच है, उसको जो मेन प्लांट है उससे अलग करके उसमें अपस्थानिक जड़ों के निर्माण को प्रेरित किया जाता है और वहाँ पे नई परों का निर्माण हो जाए। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे कृत्रिम रूप से या तो स्तंभ या फिर स्तंभ की किसी शाखा को कुछ इस तरीके से व्यवस्थित किया जाता है ताकि उससे अपस्थानिक जड़ें विकसित की जा सके और वो नए पादप में रूपांतरित किया जा सके। तो मतलब इस विधि में क्या करते हैं, इस विधि में हम स्तंभ अथवा शाखा को मुख्य पादप से बिना अलग गए कुछ इस तरीके से व्यवस्थित किया जाता है कि मेन प्लांट से वो सेपरेट ना हो, अलग किए उसमें अपस्थानिक जड़ों के निर्माण को प्रेरित किया जाता है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, दाब लगाना। और जो दाब लगाना है वो बेसिकली 3 प्रकार से, यानी कि इसकी 3 विधियां हैं प्रमुख, ठीक है, जिनको हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो इन 3 विधियों में सबसे पहली विधि हम यहाँ पे देखने वाले हैं, वो कौन सी है, टीला दाब। टीला दाब यानी कि माउंट लेयरिंग। किस तरीके से होती है टीला दाब, अगर हम उसके बारे में बात करें तो पहले इसको समझो, फिर हम इसको डायग्राम के थ्रू भी देखेंगे। अभी हमें इसको समझना है कि क्या होता है टीला दाब के दौरान। इस विधि के दौरान क्या किया जाता है, तने की एक वो शाखा ली जाती है जो काफ़ी झुकी हुई होती है, उस शाखा को जमीन में दबा दिया जाता है और दबाते समय ये चीज़ ध्यान में रखी जाती है कि एक या एक से अधिक परव संधियाँ यानी कि जो नोड्स हैं वो उस दबे हुए भाग में आए। ठीक है, और जो परव संधियाँ जमीन में दब जाती हैं उनके उसके शीर्ष पर नई कलिकाएं या नई पत्तियों का निर्माण होने लग जाता है जो जमीन के ऊपर आती हैं। और कुछ समय बाद में हमें क्या देखने को मिलता है कि जमीन में गड़े हुए स्तंभ की परव संधियों से अपस्थानिक जड़ें भी निकल जाती हैं, ऊपर पत्तियां भी निकल जाती हैं और उचित समय के बाद जो शाखा है उसको मात्र पादप से काट कर अलग कर दिया जाता है, वो एक नए पादप के रूप में विकसित होता है। तो टीला दाब बेसिकली हम इसको एज एक एग्जाम्पल समझें तो कुछ इस तरीके से होगा। मान लीजिए कि ये मेन स्तंभ है और ये इसकी जड़, ठीक है, और हम यहाँ पे ब्रांचेस बनाते हैं। तो ये स्टेम की क्या है, ब्रांचेस है, ध्यान से समझना यहाँ पे इस तरीके से। तो यहाँ पे ये जो ब्रांचेस हैं, इन ब्रांचेस के अंदर कोई सी ऐसी ब्रांच हम लेते हैं जो कि आगे काफ़ी ऐसे झुकी हुई है, तो उसको हमने इस तरीके से झुका दिया और उसको ज़मीन के अंदर, ये ज़मीन के अंदर हम लोगों ने एम्बेडेड कर दिया। और ये जो ब्रांच है, इस ब्रांच को हमने जब इसके अंदर एम्बेडेड किया तो यहाँ पे एक चीज़ देखना, यहाँ पे 1 या 2 जो नोड और इंटरनोड की प्रेजेंस, यानी कि ये क्या है, परव संधियाँ, इंटरनोड हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। कुछ टाइम बाद में इस परव संधियों पर नई पत्तियों का निर्माण होने लग जाता है
ठीक है। जो जिस पे पत्ती लगी हुई थी यहाँ पे और नई पत्तियां बनने लग जाती है, नई पत्तियां, और नीचे की तरफ नई जड़ें या फिर अपस्थानिक जड़ें विकसित होने लग जाती हैं। जड़ें जो हैं विकसित होने लग जाती हैं। तो इस तरीके से इसको जो मिट्टी में गाड़ा जाता है, तो यहाँ पे मिट्टी का एक टीला सा यहाँ पे बना दिया जाता है, तो इसको इसीलिए हम किस नाम से जानते हैं, टीला दाब के नाम से जाना जाता है। तो सिंपल सी बात है कि इस शाखा को जब मिट्टी में डालेंगे तो इसके ऊपर कुछ मिट्टी तो यहाँ पे डालनी पड़ेगी। तो इस तरीके से ये जो मेथड है वो कंप्लीट होता है। तो टीला दाब के अंदर हमें झुकी हुई शाखा को जमीन में दबाना होता है। तो टीला दाब में हमें क्या करना है, जो मेन तना है उसकी झुकी हुई शाखा को जमीन में दबाना है। और दबाते समय एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब दबाते हैं तो उस दबे हुए भाग में एक से अधिक क्या उपस्थित हो, इंटरनोड्स, परव संधियां आए, यानी कि जो मेन स्टेम है उसकी एक ब्रांच जो काफ़ी झुकी हुई है उसको हमें सॉइल के अंदर एम्बेडेड करना है, और वो झुके हुए जो शाखा है उसका जो पार्ट जो हम जमीन में डालते हैं, उस जमीन में डले हुए भाग में एक या एक से अधिक क्या है, परव संधियां जमीन में दबे। ठीक है। उसके बाद हमें ये देखना है कि जो शाखा का शीर्ष भाग है जहाँ पे पत्तियां लगी है उसके कुछ समय बाद में जो दबा हुआ भाग होता है, जमीन में गड़ा हुआ जो स्तंभ है यानी कि परव संधियां हैं, जमीन में जो गड़ी हुई परव संधियां जो हैं अपस्थानिक जड़ें विकसित होने लग जाती है। इसको हम डायग्राम के थ्रू भी देखेंगे, फूटने लग जाती हैं या विकसित हो जाते हैं। और फिर एक उचित समय पश्चात इस शाखा को मात्र पादप से काट दिया जाता है। उचित समय के बाद इस नए पादप को मात्र पादप से अलग कर दिया जाता है, काट कर अलग कर दिया जाता है। तो इस तरीके से जो टीला दाब की प्रक्रिया कंप्लीट होती है। और टीला दाब के अंदर हम जिन पादपों को लेते हैं वो है चमेली और मोगरा, जैस्मिन। ठीक है। तो इस तरीके से जैस्मिन यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल रहता है। तो टीला दाब में हम बेसिकली ये चीज़ें देखते हैं। डायग्राम देखें टीला दाब का, कुछ इस तरीके से होगा। तो इसमें आप देख सकते हो कि सिंपल लेयरिंग में तो क्या करते हैं, एक ये मेन प्लांट है, मुख्य तना है, मेन स्टेम है, मुख्य तना, इसकी एक शाखा को हमने इस तरीके से लिया, जमीन में दबा दिया जाता है। तो ये तो क्या कहलाते हैं, सिंपल लेयरिंग। लेकिन जो टीला दाब है, मोन लेयरिंग होती है, उसके अंदर हम क्या करते हैं, जो ये मेन झुकी हुई जो शाखा है यहाँ पे हम एक टीले का फॉर्मेशन कर देते हैं, और कुछ टाइम बाद में इस टीले के पास जो यहाँ पे हमने बहुत सारी मिट्टी जो यहाँ लगाई है, यहाँ पे छोटे छोटे अपस्थानिक जड़ों का निर्माण हमें देखने को मिलता है। तो इस तरीके से ये लेयरिंग होती है, ये मोन लेयरिंग हमें देखने को मिलती है, जिसके अंदर नए पादपों का निर्माण किया जाता है। उसके बाद हमारे पास सेकेंड जो लेयरिंग आती है वो है वायु दाब। वायु दाब, ठीक है, या फिर इसको आप बोलते हो गुट्टी लगाना। ठीक है, गुट्टी लगाना मतलब एयर लेयरिंग। एयर लेयरिंग कैसे की जाती है वो अगर आपको बताऊं तो पहले हम इसको समझते हैं, फिर हम देखेंगे। एयर लेयरिंग के दौरान क्या होता है कि ये पहली बात है कि एयर लेयरिंग का जो प्रयोग है वो हम पादपों या पौधों पे ना करके किस पे किया जाता है, वृक्षों पे किया जाता है। पहली चीज़ तो ट्री पे इसका प्रयोग किया जाता है, वृक्षों में किया जाता है। और इसके अंदर आपको पता है जो वृक्ष हैं तो उनकी शाखाएं क्या होंगी, मोटी होती हैं। तो उन शाखाओं को
या स्वस्थ जो है, इस विधि के अंदर हम शाखा के सामान्य मोटे स्वस्थ भाग के चारों तरफ उनकी जो बाहरी परत है वो या फिर छाल जो है उसको वल्ले के रूप में हटा दिया जाता है। ठीक है, मैं आपको इसको एक एग्जांपल से बताऊं तो मान लो ये हमारे पास एक ट्री है और ये इसकी मेन ट्री है और ये इसकी ब्रांच है। ठीक है, तो ये इस वृक्ष की क्या है, शाखा। ठीक है, अब ये जो शाखा है इसके ऊपर डेफिनेटली ये छाल की प्रेजेंस हमें देखने को मिलती है, बाक। तो इसको कुछ इस तरीके से हटाया जाता है कि आप देखोगे कि इतना सा पोर्शन जो है यहाँ पे इस तरीके से वल्ले के फॉर्म में हटा दिया जाता है इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो पोर्शन है इस जगह पे हमने क्या किया है कि स्वस्थ भाग पर चारों ओर बाहरी परत या छाल को वल्ले के रूप में हटा दिया। बाहरी परत बोल सकते हो या छाल जो थी उसको वल्ले के रूप में हटा दिया। ठीक है, तो ये एक वल्ले के रूप में यहाँ पे इस जगह से छाल को हटा दिया। अब यहाँ पे ध्यान से समझना, इस हटे हुए भाग पर क्या करना है। इस हटे हुए भाग पे मैं इसको एज ए डायग्रामेटिक आपको बताऊं तो इस हटे हुए भाग पे ये ऐसे वल्ले के फॉर्म में जो हटा हुआ भाग है, ये हमारे पास मेन ब्रांच है। इस हटे हुए भाग पर हम मॉस या छाल रहित भाग पर मॉस, गीली मिट्टी या गीली रुई से ढक दिया जाता है। ये गीली मिट्टी भी लगा दो इस जगह पे, या हमने यहाँ पे क्या लगा दी, गीली रुई। ठीक है, तो बेसिकली ये कौन सा भाग था, ये जो था वो कौन सा भाग था, छाल रहित भाग था, हम यूँ बोल सकते हैं, क्योंकि ये भाग कौन सा है, छाल रहित भाग। ठीक है, और छाल रहित भाग को हमने किससे ढक दिया, मॉस। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं गीली मिट्टी, या फिर आप बोल सकते हो गीली रुई, वेट कॉटन या जो वेट सॉइल है या मॉस से उस जो बाग लेस रीजन था यानी कि छाल रहित भाग है वहाँ पे हमने इससे ढक दिया। ठीक है, और उसके बाद हम इसके चारों तरफ क्या कर देते हैं, यानी कि ढक देने के बाद में, ताकि इस भाग को नम रखा जा सके, इस भाग को चारों तरफ से एक गुट्टी बनाते हैं, इसको ढक दिया जाता है। इस तरीके से हमने इसको क्या कर दिया, ढक दिया इस पूरे पोर्शन को। ठीक है, अब इसको क्या कर दिया गया है, ढक दिया गया है। तो इस ढके हुए भाग को हम क्या कहते हैं, गुट्टी कहते हैं। इस ढके हुए भाग को क्या कहा जाता है, गुट्टी कहा जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो गुट्टी लगाने का जो प्रयोग है वृक्षों में किया जाता है, उसकी एक ब्रांच ली, उस शाखा के पोर्शन को यानी कि उसकी बाहरी परत को यानी कि बाग को एक रिंग फॉर्म में हटा दिया, और उस बाग लेस जो रिंग शेप स्ट्रक्चर थी उसके अंदर हमने वेट कॉटन या वेट सॉइल या मॉस को भर दिया, और मॉस को भरने के बाद में उसको चारों तरफ से ढक दिया, और ढके हुए भाग को हम क्या बोलते हैं, गुट्टी बोला जाता है। ठीक है, अब इस गुट्टे के ऊपर हम क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर इस तरीके से हम एक और ब्रांच पे ऐसे एज ए मटका लगा देते हैं, जिसको ऐसे बांध दिया जाता है दूसरे जो शाखा है उससे, ताकि यहाँ पे बूंद बूंद पानी का यहाँ पे गिरता रहे, ताकि इस पे वेटनेस बनी रहे। तो बूंद बूंद पानी भी डालने के लिए व्यवस्था की जाती है। तो फिर हम देखते हैं कि कुछ लगभग 4 से 8 सप्ताह बाद में इस गुट्टी लगे हुए भाग पे, यानी कि लगभग 4 से 8 सप्ताह बाद, 4 to 8 वीक बाद, ये जो गुट्टी लगा हुआ भाग है इसके नीचे हमें क्या देखने को मिलती है, जड़ों का निर्माण होने लग जाता है। तो मतलब मैं इसको एज ए डायग्रामेटिक बताऊँ आप लोगों को, ये तो हमारा वो रीज़न था जिसको हमने हटाया है इस तरीके से। ठीक है, और ये हमारी मेन शाखा थी, यहाँ पे हम लोगों ने रुई को भरा। ठीक है,
और फिर हमने इसको चारों तरफ से इसके गुट्टे बना दी थी, ठीक है। और इस गुट्टे के ऊपर पानी की व्यवस्था करने के लिए हमने मटके को कुछ इस तरीके से व्यवस्थित किया कि इसके ऊपर पानी गिरता रहे। तो कुछ 4 से 8 सप्ताह बाद आप क्या देखते हो कि इस भाग से क्या बनने लग जाती हैं, जड़ें विकसित होने लग जाती हैं। लगभग 4 से 8 सप्ताह बाद हमें क्या देखने को मिलता है कि इसके ऊपर जड़ें दिखाई देती हैं, ठीक है। और इस जड़ युक्त भाग को फिर मुख्य पादप से अलग कर दिया जाता है, यानी कि हमारे पास ये जो था वो एज अ मेन प्लांट था, ये हमारे पास मेन प्लांट है इस तरीके से, ठीक है। फिर ये तो हमारे पास क्या है, मात्र पादप। और जैसे ही इस पे जड़ें विकसित होती है तो इस पोर्शन को, यानी कि इस इतने हिस्से को फिर क्या कर दिया जाता है, इस जड़ युक्त भाग को मुख्य वृक्ष से अलग कर दिया जाता है और मिट्टी में रोप दिया जाता है। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके का जो हमारे पास मेथड है उसको वायु दाब या गुट्टे लगाना बोलते हैं। तो इस तरीके को एक डायग्राम के साथ भी समझ सकते हैं। तो इस डायग्राम में ये तरीका बड़ा ही अच्छे से क्लियर हो रहा है। देखो फर्स्ट स्टेप तो हमारा क्या था कि इस तरीके से छाल को हटाना, हटा दिया बिल्कुल वल्ले के रूप में। यहाँ पे देखो छाल हटाई जा रही है कृत्रिम रूप से, ठीक है। उसके बाद में उस छाल के हटे हुए भाग में, छाल रहित भाग में हमने क्या भरा है, गीली। सेकंड मेथड क्या था हमारा, मिट्टी या फिर गीली रुई को हमने भर दिया। और तीसरा मेथड हमें यहाँ देखने को मिलता है, इस गीली मिट्टी या रुई लगाने के बाद में हमने इसे क्या कर दिया, ढक दिया, ठीक है। ढका हुआ जो भाग है उसको हम क्या बोलते हैं, गुट्टी। तो हमने गुट्टी लगा दी इसके ऊपर, चारों तरफ से इसको क्या कर दिया है, बांध रहे हैं, ढक दिया जाता है। और फिर कुछ समय बाद में जब जड़ें विकसित हो जाती है, यहाँ पे ऐसे जड़ें विकसित हो जाएंगी, उसके बाद में इसको मात्र पादप से, यानी कि वृक्ष मेनली तो अलग कर दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से इस पोर्शन को हमने फिर अलग करके नई जगह लगा दिया। तो ये था बेसिकली दाब, वायु दाब लगाना या गुट्टी लगाना। तो इसके बाद अब हमारे पास 2 मेथड हम कंप्लीट कर चुके हैं, लेयरिंग हो चुकी है, कटिंग हो चुकी है, और अब आते हैं थर्ड मेथड, और वो है ग्राफ्टिंग यानी कि रोपण। रोपण यानी कि ग्राफ्टिंग, ठीक है। ग्राफ्टिंग में क्या किया जाता है, इसका जो बेसिक आधार है, जो मुख्य आधार जो है वो क्या है, उसके अंदर हम क्या करते हैं, 2 अलग अलग पादपों के हिस्सों को इस प्रकार से जोड़ते हैं कि वो दोनों जुड़कर एक नए पादप के रूप में वृद्धि कर सके, एक अच्छी किस्म को हम उत्पन्न कर सकते हैं, सिंप्लीफाई। तो इस विधि के अंदर हम क्या करेंगे, पहली चीज तो इस विधि में 2 अलग अलग पौधे लेंगे, पौधों के हिस्से को इस प्रकार जोड़ेंगे कि वे संयुक्त होकर एक नए पौधे के रूप में विकसित हो सके। कर सके और इस तरीके से अच्छी किस्म के पादप इस हिस्से को, जिसका हम रोपण करते हैं, या अच्छी किस्म इससे हम उत्पन्न कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, 2 अलग अलग पौधे लिए जाते हैं। तो हम देखते हैं कि वो पौधे कौन कौन से हैं। देखो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि अच्छी किस्म के
पादप का वो हिस्सा जिसका हम एज ए कलम की तरह या रोपण किया जाता है उसको हम साइकोन बोला जाता है। तो सिंप्लीफाई अगर हम बात करें, ये जो पोर्शन है हमारे पास, मैं यहाँ पे ब्रांचेस बना रही हूँ बेसिकली, ये हमारे पास लीफ है, ठीक है। तो ये वाला जो हिस्सा है इसको हम क्या बोलते हैं, कलम, जिसको हम साइकोन भी कहते हैं, ठीक है। यानी कि अपर रीजन, ये बेसिकली हम बोलते हैं कि अच्छी किस्म से बिलोंग करता है। तो ऐसे क्वेश्चन भी बन सकता है कि अच्छी किस्म का जो भाग होता है वो कलम होता है या स्कंद होता है, तो कलम होता है। उसके बाद में जो नीचे का भाग होता है, यानी कि ये तो क्या था हमारा पास, पहला पौधा या पहला पादप। अब हम देखते हैं कि जो दूसरा पादप होगा वो कैसा होगा। दूसरा पादप होता है नीचे का जो पोर्शन, जो कि यहाँ पे एज अ रूट के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, जिसके पास जड़ें उपस्थित होती हैं, वो होता है दूसरा भाग। और इस भाग को हम जो दूसरा भाग होता है वो निम्न गुण वाला स्थानीय पादप ले सकते हैं, जिसके ऊपर हमें कलम लगानी है। तो ये जो होता है इसको हम क्या कहते हैं, जो कि नए पादप का आधार बनता है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्कंद बोलते हैं, यानी कि स्टॉक। तो कलम जो है वो तो अच्छी किस्म का होता है, और जो स्कंद है वो कैसा होता है, वो निम्न गुण वाला होता है, लो क्वालिटी का। और ये बेसिकली क्या बनाता है, कलम के लिए या फिर नए पादप के लिए आधार का निर्माण करता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम दोनों को जोड़ देते हैं। जब कलम और स्तंभ को इस तरीके से कस के बांधते हैं, फिर हम देखते हैं कि इसको किस तरीके से बांधा जाता है। ठीक है, और ये हमारे पास हो गया स्कंद का पोर्शन, ठीक है। तो अब इन दोनों को हम इस तरीके से कस के बांध देते हैं, इस तरीके से कस कर बांधना है, ठीक है। जब कस के बांध देते हैं, इसलिए बांधते हैं ताकि जो कलम और स्कंद है उन दोनों की जो एंधा है वो आपस में जुड़कर या आपस में इस तरीके से संपर्क में आ जाए, और कुछ समय बाद में दोनों की एंधा यानी कि कैम्बियम रिंग जो है, या कैम्बियम जो है जहाँ पे जाइलम एंड फ्लोएम की उपस्थिति देखने को मिलती है, वो हमारे लिए कैम्बियम होती है, क्योंकि कैम्बियम जो है जाइलम और फ्लोएम के बीच में पाई जाने वाली संरचना को हम कैम्बियम बोलते हैं। तो इस तरीके से कस के बांधते हैं साइकोन और स्टॉक को, ताकि दोनों की एंधा एक दूसरे के संपर्क में रहे और कुछ समय बाद दोनों की एंधा आपस में जुड़ जाए। तो सिंप्लीफाई, ये चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, कि जो कलम व स्कंद को कसकर बांध दिया जाता है। क्यों? क्योंकि दोनों का एंधा यानी कि कैम्बियम एक दूसरे के संपर्क में रहे, और कुछ समय पश्चात दोनों एंधाएं एक दूसरे से जुड़ जाएं, ठीक है। तो इस तरीके से दोनों कलम और स्कंद दोनों के एंधाएं आपस में जुड़ने से दोनों के संवहन ऊतक भी आपस में संपर्क स्थापित कर लेंगे। तो दोनों यानी कि कलम और स्तंभ के जो संवहन ऊतक हैं वो भी आपस में संपर्क स्थापित कर लेंगे, और इस विधि द्वारा हम लोग आर्थिक रूप से उपयोगी पादप जैसे कि गुलाब, आम, अमरूद, सेब, नींबू, इन सब पे ये विधि का उपयोग किया जा सकता है। तो मतलब इस विधि के अंदर हम किन किन के उपयोग कर सकते हैं,
गुलाब पे आम, अमरूद, सेब, नींबू एक्सेट्रा, इन सब पे ये जो है विधि उपयोग में लाई जाती है। ये अलग अलग तरीके की होती है, अलग अलग प्रकार की होती है। जो सबसे पहला प्रकार हमें पास देखने को मिलता है वो है जीभी या फिर हिप्पी या फिर विप या फिर टंग। ग्राफ्टिंग, रोपण, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है, इस प्रकार की ग्राफ्टिंग में स्कंद और कलम की दोनों की समान मोटाई वाले स्तंभ लेते हैं। पहली चीज तो यहाँ पे स्टॉक और साइकोन सेम डायमीटर के होंगे। स्कंद व कलम समान मोटा होता है, मोटाई के, ठीक है। उसके बाद में दोनों में ही 5 से 8 सेंटीमीटर लंबा चीरा लगाया जाता है। और जो स्कंद होता है, स्टॉक के अंदर जो चीरा लगाया जाता है वो वी आकार का होता है। और कलम को इस प्रकार से चीरे में डालते हैं ताकि वो स्कंद में फिट हो जाए और बाद में इसे कस के क्या कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है। डायग्राम से समझते हैं तो जल्दी समझ में आएगा। तो इस डायग्राम में आप देखोगे, इस डायग्राम में ये जो पोर्शन है हमारे पास वो क्या है, साइकोन, और ये जो पोर्शन है वो है स्टॉक, यानी कि ये है स्कंद और ये क्या है, कलम, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पे कलम और जो स्कंद है उनके अंदर कुछ इस तरीके से हम लोग चीरा लगाते हैं और दोनों का डायमीटर भी देखो बिल्कुल समान है। तो इनके अंदर चीरा कुछ इस तरीके से वी आकार का लगाया जाता है कि एक दूसरे में अच्छे से फिट हो जाए, फिट हो सके। तो कलम को इस प्रकार से स्कंद में क्या किया जा सकता है, फिट किया जा सकता है, ठीक है, फिट किया जा सके। और ये इस तरीके से फिट हो जाता है और फिट होने के बाद में इसको क्या कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है। कस कर बांध दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके की जो ग्राफ्टिंग होती है उसको हम किस नाम से जानते हैं, जीभी ग्राफ्टिंग के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट सेकंड टाइप देखिए हम ग्राफ्टिंग का, तो वो होता है फच्चर रोपण। फच्चर रोपण यानी कि वेज ग्राफ्टिंग, ठीक है। तो फच्चर रोपण में बच्चों क्या किया जाता है, इस दौरान जो स्कंद है वह कलम दोनों का डायमीटर इसमें भी क्या रहता है, समान रहता है। व्यास जो है दोनों का ही क्या होगा, समान होगा, किसका, स्कंद व कलम का। लेकिन इसके अंदर जो स्कंद में जो चीरा लगता है वो कैसा लगेगा, स्कंद में जो चीरा है वो वी आकार का लगता है, जबकि कलम में वेज के आकार का लगता है। कलम में निब जिसको बोल सकते हैं, बिल्कुल तीखा वेज के आकार का चीरा लगता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको वेज ग्राफ्टिंग बोला जाता है और दोनों को फिर कस के बांध दिया जाता है। डेफिनेटली डायग्राम से ही ये चीज़ क्लियर हो पाएगी। तो इस डायग्राम में आप ध्यान से देखो, ये हमारे पास क्या है, स्टॉक, यानी कि ये क्या है, स्कंद है, और ये क्या है, कलम है। तो आप देखोगे जो स्टॉक है इसके अंदर तो वी आकार का ही लग रहा है, दोनों का डायमीटर भी यहाँ पे देखो सेम है। लेकिन जो कलम है इसको हम ऐसे वेज के आकार में, जैसे कि एक पेन, अगर कलम याद है आपको लिखने वाली, उसके आकार की शेप में हम काटते हैं और इस वी शेप के अंदर वो जो कलम है वो अच्छे से एम्बेडेड हो जाती है। एम्बेडेड होने के बाद में इसको चारों तरफ से क्या कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है, कस कर यहाँ पे क्या किया जाता है, बांध दिया जाता है। तो इस तरीके से जो रोपण होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं, फच्चर
फच्चर रोपण के नाम से जानते हैं। तो इस डायग्राम से ये आपकी क्लियर हो रहा होगा कि इसमें इसका जो चीरा है और इसका जो चीरा है उन दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। यहाँ पे दोनों में सेम तरीके का चीरा लग रहा है, लेकिन यहाँ पे अलग अलग तरीके से, इसमें ऐसे बिल्कुल तीखे तरीके से और इसमें वी शेप की तरीके से लगता है, तो ताकि अच्छे से वो इसमें एम्बेडेड हो सके। नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड मेथड आता है वो है किरीट। किरीट या फिर इसको आप बोल सकते हो मुकुट रोपण यानी कि क्राउन ग्राफ्टिंग। ठीक है, क्राउन ग्राफ्टिंग के अंदर क्या किया जाता है बच्चों, इस दौरान क्या किया जाता है, स्कंद की मोटाई कलम से कई गुना अधिक होती है, यानी कि स्टॉक का जो डायामीटर है वो काफी ज्यादा होता है। स्कंद की जो मोटाई है वो कलम से, साइकोन से कई गुना अधिक होती है। डायग्राम से क्लियर हो जाएगी बच्चों, घबराने की जरूरत नहीं है, क्या बोल दिया। और इस प्रकार की विधि में कई कलमें रोपी जाती हैं। स्कंद एक ही रहता है लेकिन कलमें कई कलमें रोपित की जाती है, जबकि स्कंद जो है वो एक रहता है। ठीक है, तो किस तरीके से होगा, डायग्राम देखते हैं इसका। तो इस डायग्राम में आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि ये जो है यहाँ पे स्कंद है जो काफी बड़ा है, कभी मोटा है, और ये कई सारी क्या है, कलमें हैं। ठीक है, अब क्या है कि इस एक स्कंद में हम कई कलमें इस तरीके से लगाते हैं और फिर लगाने के बाद में इनको बांध दिया जाता है। तो यहाँ आप देखोगे कि ये जो रोपण है वो कौन सा कहलाता है, किरीट। किरीट रोपण है। तो इसमें कई सारी कलमें एक ही स्कंद पे, यानी कि कई सारे साइकोन एक ही स्टॉक पे लगाए जाते हैं एज ए क्राउन के फॉर्म में। दैट्स वाई नोन एज ए किरीट या क्राउन ग्राफ्टिंग बोला जाता है। और अब हम देखते हैं इसका लास्ट मेथड, फोर्थ टाइप का ग्राफ्टिंग, वो है कलिका रोपण। कलिका रोपण यानी कि बड ग्राफ्टिंग। ठीक है, कलिका रोपण यानी कि बर्ड ग्राफ्टिंग का मतलब क्या हुआ कि इस विधि के अंदर क्या किया जाता है, एक कलिका का रोपण किया जाता है। स्कंद की छाल में टी आकार का चीरा लगता है, पहली चीज तो यहाँ पे इस विधि के अंदर हम किसका रोपण करेंगे, कलिका का रोपण करेंगे। किया जाता है। ठीक है, और इस दौरान हम जो स्कंद है यानी कि स्टॉक है उसके अंदर उसकी जो छाल है, बार्क है, उसके अंदर हम टी आकार का क्या लगाएंगे, चीरा लगाएंगे, और उस चीरे के अंदर हम कलम को रोपित करते हैं। इसके बाद इस स्थान को क्या किया जाता है, कस कर बांध दिया जाता है। उदाहरण यानी कि डायग्राम से क्लियर होगा, यानी कि यहाँ पे साइकोन की जगह क्या है, कलिका है, यानी कि कलम की जगह क्या लिया जाता है, कलिका को लिया जाता है, बड को लिया जाता है। तो इसको हम एज ए एग्जाम्पल देखें, डायग्राम के थ्रू देखें तो जल्दी समझ में आएगा। तो इस डायग्राम में आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो कि ये जो ग्रीन पोर्शन हमें देखने को मिलता है ये क्या है, कलिका है। कलिका मतलब एक बर्ड है। ठीक है, और ये क्या है यहाँ पे, स्टॉक यानी कि स्कंद है। ठीक है, इस स्कंद पे हम लोगों ने टी आकार का मतलब इस तरीके का क्या लगाया है, एक चीरा लगाया। इस चीरे के अंदर हमने कलम को फिट ना करके एक कलिका को, पूरी की पूरी कलिका को फिट करके इसको चारों तरफ से बांध दिया। तो इस तरीके का अगर हम रोपण देखते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, कलिका ग्राफ्टिंग यानी कि कलिका रोपण के नाम से जानते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, बर्ड या कलिका रोपण या ग्राफ्टिंग के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से बच्चों हम लोगों ने जो आवृत बीजी पादप थे उनमें अलैंगिक जनन को कंप्लीट कर लिया। अलैंगिक जनन में बिना निषेचन के बीज, एक हेमोस्पर्मी, उसके बाद में हमने नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन देखा, और ये जो क्लास थी वो थी आर्टिफिशियली वेजिटेटिव प्रोपगेशन, जिसके अंदर हमने कटिंग, लेयरिंग और
ग्राफ्टिंग यानी कि कृतन और उसके बाद में दाब लगाना और रोपण, तीनों विधियों को डायग्राम के सहायता से समझा है। तो अब जो हमारे पास जो लैंगिक जनन था आवृत बीजों में वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे लैंगिक जनन के साथ। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, कीप स्टडिंग, थैंक यू।